तो वास्तविक संख्या से जानने से पहले अपने को पता होना चाहिए संख्या क्या होती है। संख्या जब दो अंक आपस में जुड़ते हैं तो संख्या बनती है। यानी अपने अंक होते हैं लगा के 1 से लगाकर 9 तक जो होते हैं वो अंक होते हैं। क्या होते हैं? अंक। और ये अंक आपस में जब जुड़ेंगे तो फिर क्या बनेगी? संख्या बनेगी। अंकों को जब अपन आपस में जोड़ेंगे तो संख्या, जब दो अंक आपस में मिल जाते तो वो संख्या बनती है। जैसे मैंने लिखा 3 के पीछे 2 लगा दिया तो 32 मेरी क्या हो जाएगी? संख्या। लेकिन इसमें ये 3 क्या है? 3 एक अंक है। 2 क्या है? 2 मेरा एक अंक है। 3 और 2, 3 के पीछे मैंने 2 लगा दिया तो वो हो जाएगी संख्या। तो 1 से 9 तक अंक होते हैं और उन्हीं अंकों से फिर क्या बनती है? संख्या। तो ये संख्या के बारे में बेसिक जानकारी है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद आती है वास्तविक संख्या। तो इसी को जानने से पहले संख्या जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। संख्या 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी जो होती है वो अवास्तविक संख्या। तो संख्या अपने 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या कहेंगे और दूसरी जो संख्या है उसको कहेंगे अवास्तविक संख्या। संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या जो है वही कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है। तो संख्या 2 प्रकार की होगी, वास्तविक और अवास्तविक। अब कहोगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या जो संख्या वास्तव में मौजूद है, वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। मैंने कहा मेरे एक हाथ में एक मार्कर है तो वो एक मार्कर वास्तव में मेरे एक हाथ में मौजूद है, इसका मतलब वो वास्तविक संख्या है। मैंने कहा मेरे पास एक बॉल है तो बॉल जो है वो वास्तव में मेरे पास मौजूद है और बॉल कितना है? 1। तो मैंने 1 का बोला है तो वो संख्या वास्तव में मौजूद है। जो संख्या वास्तव में मौजूद नहीं है उसको कहेंगे अवास्तविक संख्या, जो वास्तव में मौजूद नहीं है। मैंने कहा मेरे एक हाथ में 7 अंगुली है तो वो संख्या क्या 7 मेरे एक हाथ में 7 अंगुली है क्या? नहीं है। तो 7 जो है वो अवास्तविक संख्या। लेकिन अगर मैंने बोला होता कि मेरे एक हाथ में 5 अंगुली है तो वो 5 अंगुली वास्तव में मौजूद है तो वो संख्या होगी वास्तविक संख्या। जो संख्या वास्तव में मौजूद नहीं है वो अवास्तविक संख्या हो जाएगी और इसी को कहेंगे अनुमानित संख्या। यानी जो संख्या सिर्फ अनुमान पर आधारित होती है। अनुमान लगाया जाता है कि मेरे पास एक हाथ में 7 अंगुली है तो वो सिर्फ मैंने अनुमान लगाया, लेकिन नहीं है। गणित में अपन देखते होंगे माना x लेते हैं तो x को अपन ने माना, गणित में मान रखने के लिए x का मान दिया जाता है तो वो एक अनुमानित संख्या कहते हैं या उसको काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। यानी या तो वो संख्या कल्पना पे आधारित होगी, अपन कल्पना करेंगे कि यहाँ इतने इस पेड़ पे इतने पौधे हैं, या फिर मैंने बोल दिया कि मेरे एक हाथ में 8-9 उंगलियां हैं तो वो सिर्फ अपने क्या की एक कल्पना की, एक अनुमान लगाया। यह वास्तविक संख्या का मतलब ध्यान आ गया होगा आपको कि जो संख्या वास्तव में मौजूद नहीं हो उसको कहेंगे अवास्तविक संख्या और जो संख्या वास्तव में मौजूद है उसको कहेंगे वास्तविक संख्या। अब अवास्तविक संख्या अनुमानित कह दो या काल्पनिक संख्या यहाँ पे समाप्त होती है, लेकिन वास्तविक संख्या जो है वो भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है अपने, जिसको कहते हैं, पहली को कहते हैं अपन परिमेय संख्या और दूसरी जो होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है। संख्या 2 प्रकार की, वास्तविक
वास्तविक और अवास्तविक। फिर वास्तविक संख्या दो प्रकार की होगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर 0 नहीं हो, वो होती है परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के लिए, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर 0 के न हो, q का मान जो है वो 0 नहीं। अब p और q क्या है? p/q, तो p/q एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए मैंने लिखा 2/3, तो वो परिमेय संख्या है क्योंकि 2/3 p/q के रूप में तो मैं उसको लिख सकता हूँ। मैं 7/3 के रूप में भी लिख सकता हूँ, भले ही अंश बड़ा है या हर बड़ा है। या फिर मैं 0/3 लिख सकता हूँ, लेकिन 3/0 नहीं लिख सकता। 3/0 नहीं लिख सकता क्योंकि 0 का भाग अगर मैं 3 में दे दूंगा तो वो हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसका मतलब 0 का भाग 3 में अगर मैं देता हूं तो अपरिभाषित यानी अनंत में उत्तर आएगा और वो फिर हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वह संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान यानी हर वाला जो स्थान है, हर का स्थान है वो 0 नहीं होगा। भले ही आप p के स्थान पे 0 लिख सकते हैं, लेकिन हर के स्थान पे आप 0 नहीं लिख सकते। तो 2/3 7/3 0/3 लिख सकता हूँ, लेकिन 3/0 में उस संख्या को नहीं लिख सकता, वो अपरिभाषित माना जाएगा। तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं हो। एक मिनट। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब आगे इसको एक बार मैं हटा देता हूं। तो संख्या दो प्रकार की बताई मैंने, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की हो जाएगी, परिमेय और अपरिमेय। अब अपन जानेंगे कि परिमेय संख्या और कौन कौन सी होती है, उसके बारे में जानने के बाद में अपरिमेय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या के बात अब आगे करते हैं। तो परिमेय संख्या एक तो अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं हो, वो परिमेय संख्या। और कौन सी परिमेय संख्या होती है तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आती है आपके प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कह दो या प्राकृतिक संख्या कह दो। प्राकृत संख्या परिमेय में पहली संख्या आती है, उसको कहते हैं प्राकृत संख्या। वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसको कहते हैं प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगी उसको कहेंगे प्राकृत संख्या। या फिर वे संख्या अपन ये परिभाषा अगर याद नहीं होती है, वैसे याद तो हो जाती है, लेकिन अगर याद नहीं होती तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वह संख्या जिसको अपन दैनिक जीवन में देखते हैं और गिनते हैं उस संख्या को कहेंगे प्राकृत संख्या। जिसको अपन दैनिक जीवन में देख सकते हैं, पौधों को गिन सकते हैं, फूलों को गिन सकते हैं, घर में काम में आने वाले वस्तुओं को गिन सकते हैं, उनको कहेंगे प्राकृत संख्या। जिनको अपन देखकर महसूस करके गिन सकते हैं वो संख्या हो जाएगी आपके परिमेय संख्या। मतलब प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या फिर क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। अगली जो संख्या आती है आपके उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या हुआ कि
किसी के द्वारा कहा गया कि जीरो को भी तो इसमें शामिल करना चाहिए। जीरो जो है ये भी तो गणित का एक भाग है, तो जीरो को भी प्राकृत संख्याओं में शामिल करना चाहिए। तो किसी ने बताया कि जीरो जो है उसको अपन दैनिक जीवन में नहीं गिन सकते, जीरो को देख नहीं सकते, क्योंकि जीरो तो न गिनने वाली संख्या, इसका कोई मान होता नहीं है। वैसे तो एक के आगे जीरो लग जाता है तो इसका मान भी बन जाता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जीरो जो है इसको अपन प्राकृत संख्याओं में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में तो वो संख्या आती है जिनको अपन दैनिक जीवन में देखते हैं और गिनते हैं। जीरो को अपन दैनिक जीवन में देखते नहीं और नहीं गिनते, तो इसके लिए एक अलग समूह बनाया गया और उस समूह का नाम दे दिया पूर्ण संख्या, यानी कि ऐसा समूह बनाया गया जिसमें मेरी सभी संख्याएं क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो जो संख्या जीरो से शुरू होके अनंत तक जाए उसको कहेंगे अपन कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। जो संख्या जीरो से शुरू होके अनंत तक जाती है, 0 1 2 3 इस प्रकार से अनंत तक जाएगी उसको कहेंगे पूर्ण संख्या। जो संख्या 1 से शुरू होके अनंत तक जाएगी वो संख्या कहलाएगी मेरी प्राकृत संख्या। इसके बाद अगली संख्या जो आती है जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अब मेरे पास प्राकृत भी आ गई, पूर्ण भी आ गई। अगली संख्या है पूर्णांक संख्या। वह संख्या जो 0 1 2 3 इस प्रकार से अनंत तक जाएगी और फिर इधर -1 -2 -3 और इस प्रकार से अनंत तक जाएगी। यानी जो संख्या प्लस में भी हो और माइनस में हो, जो संख्या धनात्मक में हो, ये सभी प्लस वाली जो संख्या होती है उसको कहेंगे धनात्मक, और माइनस वाली संख्या को कहेंगे ऋणात्मक। इसको माइनस से प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक को प्लस से प्रदर्शित करते हैं। वे संख्या जिसे अपन ऋणात्मक और धनात्मक के रूप में प्रदर्शित करें वो संख्या क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या। जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएगी, 1 2 3 और फिर 0 से शुरू होकर -1 -2 और अनंत तक जाएगी, वो सभी संख्याएं मेरी कौन सी हो जाएगी, पूर्णांक संख्या। इसको मैं घटता क्रम भी कह सकता हूँ। माइनस वाली संख्या को घटता क्रम और प्लस वाली संख्या को बढ़ता क्रम। जो संख्या घटते क्रम और बढ़ते क्रम में लिखी जाती है वो सभी संख्याएं कौन सी होगी, पूर्णांक संख्या। तो सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, और सभी पूर्णांक संख्याएं जो है वो भी परिमेय संख्याएं होती है। इसके बाद अगली जो संख्या आती है उसको कहते हैं पूर्ण संख्या, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। वे संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए वो सभी संख्याएं कौन सी संख्या होती है, सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12, यानी कि वे सभी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है वो सभी संख्याएं भी किसमें आएगी, परिमेय संख्या में, मतलब सम संख्या। अगली आती है विषम संख्या। विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए वो सभी संख्या किसमें आएगी, विषम संख्या। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और जो संख्या अनंत तक जाएगी उसको कहेंगे विषम संख्या। इसके बाद मेरी जो संख्या आती है उसको कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, वह संख्या जिसमें खुद का भी भाग जाए और किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए वो सभी संख्या मेरी कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या। 2 4 6
8, 10, 12 इस प्रकार से अनंत तक ये सभी संख्या अपने हो जाएगी भाज्य संख्या। इसके बाद आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में सिर्फ या तो खुद का भाज्य है और सिर्फ एक का भाज्य है, वो हो जाएगी अभाज्य। जिसमें सिर्फ एक का भाज्य है और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, वो संख्या कौन सी हो जाएगी? अभाज्य संख्या। जैसे 2 में एक का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा। 3 में एक का जाएगा, सिर्फ 3 का ही जाएगा। 5 में भी सिर्फ एक का जाएगा और 5 का जाएगा। 7, 11 इस प्रकार से अनंत तक जाएगी। वो सभी संख्याएं जो है वो मेरी अभाज्य संख्या होगी। तो ये थी अपनी परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनती है परिमेय संख्या। इसके बाद एक और संख्या अपने रह जाती है जिसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसी दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उसको कहेंगे सहअभाज्य संख्या। जैसे 4 और 5, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा। 5 से 7, 8, उसको कहेंगे सहअभाज्य संख्या। किन्हीं दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उसको कहेंगे सहअभाज्य संख्या। इसके बाद जानते हैं अपन अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या की बात की कि वह संख्या जिसे अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। अब वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वह संख्या जिसे अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो सभी संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। जैसे 2 वर्गमूल 2 को वर्ग से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर मैंने लिखा होता वर्गमूल 25 और 25 जो है वो 5 का वर्ग है, इसका मतलब 5 मेरी परिमेय संख्या है और वर्गमूल 2 जो है वो मेरी अपरिमेय संख्या। जिसका पूरा वर्ग बाहर नहीं निकले वो सभी संख्याएं कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। वर्गमूल 3, वर्गमूल 19 का भी वर्गमूल नहीं होता। एक अपने पाई होता है, पाई गणित में पाई होता है जिसका मान होता है 3.141 इस प्रकार से होता है। बाकी अपन 22/7 जो लेते हैं वो सिर्फ गणित में मान रखने के लिए लेते हैं, तो एग्जिट मान 22/7 नहीं होता। तो 22/7 नहीं होता, पाई का मान होता है 3.141 ऐसे करके होता है। तो पाई भी मेरी अपरिमेय संख्या है। फिर मैंने कोई एक अंक लिखा 0.37 से 4, 3, 2 इस प्रकार से जो संख्या, यानी कि इसको कहेंगे अनवसानी अनावर्ती, यानी कि जिस संख्या का मैंने भाग दिया, भाग पूरी बार नहीं जा रहा, तो वो हो जाएगी अपरिमेय संख्या। एक होता है अनंत। अनंत जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जा रही है, तो वो मैंने अनंत शब्द बोला है। अनंत को कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित जो शब्द है ये भी मेरा कौन सा है? अपरिमेय संख्या। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर जितनी भी एबीसीडी वाली संख्याएं हैं वो भी मेरी अपरिमेय संख्याओं में आएगी। तो इन संख्याओं के अलावा दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्या होती है
और ये जो संख्या है ये सभी संख्याएं जो है मेरी अपरिमेय संख्याएं है। तो अब अपन ने क्या क्या समझा है, अपन ने संख्या को दो भागों में बांटा, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पहले भाग का नाम दे दिया परिमेय, परिमेय, और दूसरे भाग का नाम दे दिया अपरिमेय। परिमेय में सबसे पहले अपन ने प्राकृत संख्या की बात की, फिर अपन ने पूर्ण संख्या की बात की, फिर अपन ने पूर्णांक संख्या की बात की, फिर सम संख्या की बात की, इसी में अपन ने विषम संख्या की बात की, विषम के बाद में भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य संख्याओं की बात की। तो ये सभी मिलकर जो संख्याएं बनती है उसको कहेंगे परिमेय। सभी सम संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। सभी विषम संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। सभी भाज्य संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सभी परिमेय संख्या है। लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत नहीं हो सकता। सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्ण संख्या मिलकर पूर्णांक संख्या बन सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। सभी भाज्य संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। इन छोटी छोटी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये था आपका वास्तविक संख्या, और इसके बाद आपकी पहली प्रश्नावली स्टार्ट होती है।